बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करने लगे हैं। तो चलें लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो सामने आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं जिन टॉपिक्स से रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज़ करेंगे। ये है सबसे पहले तो चैप्टर 9 का जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इसकी एक एप्लीकेशन है न्यूटन्स रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एक्सरे डायफ्रैक्शन वगैरह, और बिल्कुल एंड पे पोलराइजेशन। इन टॉपिक से रिलेटेड आपको जो फॉर्मूले हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए ताकि आप इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कर सकें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में से है, इन 1801 इट वाज प्रूव्ड दैट लाइट पोजेस वेव नेचर। और ये किसने प्रूव किया था? ये प्रूव किया था यंग्स ने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट की मदद से। उससे पहले हाइजन ने ये प्रपोज किया था कि लाइट की वेव नेचर है, और यंग ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि वाकई ही लाइट की वेव नेचर है। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड फ्री स्पेस। हम जानते हैं कि जब तक फ्री स्पेस है तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लेकिन जैसे जैसे लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर होती जाए और उस मीडियम की डेंसिटी में फ़र्ज़ करें इजाफ़ा होता जाए, तो फिर लाइट की स्पीड में कमी आना शुरू हो जाती है। यानी लाइट की स्पीड का मीडियम की डेंसिटी के साथ उल्टा रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द थ्योरी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय हाइजन। ये मैं पहले भी आपको बता के आया हूँ, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। वेव फ्रंट में हम बात कर लेते हैं। अ लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट इज़ कॉल्ड रे ऑफ लाइट। हम जानते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें ये सोर्स ऑफ लाइट है और आप इसके इर्द गिर्द एक सफ़ेयर इमेजिन कर लें। इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट की रेज़ हैं वो चारों तरफ हम इस तरह बना सकते हैं, क्योंकि लाइट चारों तरफ फैलती है बिल्कुल ऐसे ही। और इसके रास्ते में कोई भी ऐसा सरफेस जो 90 के एंगल पर हो, उस सरफेस को आप वेव फ्रंट कह सकते हैं। अब अगर आप ऐसे सोर्स की बात करें जो आपके काफ़ी करीब है, तो फिर जो वेव फ्रंट होगा, जो ये इस वक्त आपको फुटबॉल का सरफेस नज़र आ रहा है, इसकी शक्ल कैसी होगी? स्फेरिकल। इसी तरह अगर आप इस सोर्स से काफ़ी दूर जाते जाएं, तो फिर हम जानते हैं कि जो स्फेयर है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसका एक छोटा सा पैच हमें तकरीबन प्लेन ही फील होता है। तो बहरहाल अगर वेव फ्रंट की बात की जाए तो वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। इसी तरह टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट जो हैं, दो साथ साथ वाले वेव फ्रंट के दरमियान जो फासला हम रखते हैं या जो फासला होता है वो कितना होता है जी? 1 लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है लाइट रीचेस फ्रॉम सन टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। हम ये समझते हैं कि सन जो है ये इन्फिनिट ऑब्जेक्ट है, ये बहुत दूर है सोर्स ऑफ लाइट, तो उससे आने वाली जो रेज़ हैं वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल। और अगर रेज़ आपस में पैरेलल होंगी तो इनकी 90 के एंगल पे जब हम सरफेस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा सरफेस बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं वो किस वेव फ्रंट की शक्ल में आती हैं? प्लेन वेव फ्रंट की शक्ल में। एंगल बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट, ये मैं अभी शुरू में बता के आया हूँ,
दिस इज़ 90 डिग्री। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट की डेफिनेशन ही ये है कि ऐसा प्लेन या ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो, यानी वो आपस में इन फेज हों। तो इसलिए फेज डिफरेंस क्या होगा, सब में आपस में ज़ीरो। अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इसके बाद है हाइजन्स प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, वेव फ्रंट की शक्ल और उसकी लोकेशन, कि थोड़ी देर बाद वेव फ्रंट किस शक्ल का होगा और उसकी लोकेशन क्या होगी। तो इन ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है टू लोकेट द वेव फ्रंट। नेक्स्ट है जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। टू लाइट वेव्स विच आर नॉट कोहेरेंट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। क्योंकि हम जानते हैं इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि लाइट वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब ये है कि इनका फेज का डिफरेंस आपस में कांस्टेंट हो और मोनोक्रोमेटिक हो। Young's double slit interference experiment. In Young's double slit experiment, the fringe spacing is, फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब ये होता है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का फासला या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का आपस में डिस्टेंस। तो इसका जो फार्मूला है वो हम ये वाला डराइव करते हैं, लैम्डा एल ओवर डी। इसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एल क्या है, स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट्स के दरमियान का आपस में डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने यही बात पूछी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला है। मतलब पोजीशन का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस, यानी अगर ये स्क्रीन है जिस पे हम इमेज देख रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ करें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ पे हम कोई डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो डिस्टेंस होगा इसे हम बोलेंगे पोजीशन, और इसकी पोजीशन का ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो अभी अब हम कर रहे थे, लैम्डा एल ओवर डी। द फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीजेज इफ़ वी यूज़ रेड लाइट। देखें जो फ्रिंज स्पेसिंग है जिसका फार्मूला हम लिखते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो फ्रिंज स्पेसिंग किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अब विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, तो इसका मतलब है जब हम रेड कलर यूज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम आएगी। 9.5 में कह रहा है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, द अपीयरेंस ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स इज़ ड्यू टू इंटरफेरेंस। हम जानते हैं कि थिन फिल्म में बेसिकली इंटरफेरेंस हो रहा होता है। थिन फिल्म का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हम ये एक फ़िल्म इमेजिन करते हैं जो किसी पानी के सरफेस के ऊपर ऑयल की फिल्म है। तो जब लाइट आती है कुछ हिस्सा उसका ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, कुछ अंदर ट्रांसमिट कर जाता है, फिर इसमें से भी कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ट्रांसमिट कर जाता है। ये जो रिफ्लेक्ट होता है ये फिर जब उसी मीडियम में वापस आता है तो फिर ये दोनों रेज़ जो हैं ये आपस में इंटरफेयर करती हैं और इसके नतीजे में कलर्स नज़र आते हैं, अगर हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको याद है या आप अगर एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कई दफ़ा हमें ऑयल की सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ़ कलर्स नज़र आते हैं। इसी तरह जो सोप बबल है उसके ऊपर हमें मुख्तलिफ़ एंगल्स पे मुख्तलिफ़ कलर्स नज़र आते हैं। उसकी यही रीज़न है। द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अगर एक मीडियम में ही बेंडिंग हो किसी ऑब्स्टैकल से टकराने के बाद तो उसे डायफ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से बेंडिंग हो तो इसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द थिन फिल्म ऑन वाटर सरफेस शो कलर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस। ये पहले क्वेश्चन में भी यही वाली बात उसने पूछी थी। न्यूटन रिंग्स में वो कह रहा है व्हेन न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंट्रल स्पॉट इज़ डार्क। ये हम थ्योरी में डिटेल में करवाते हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट से ऑब्जर्व किया जाएगा तो सेंट्रल स्पॉट डार्क होगा, और अगर ट्रांसमिटेड लाइट से ऑब्जर्व किया जाएगा तो फिर सेंट्रल स्पॉट जो है वो ब्राइट होगा। फेज़ एंगल असल में रिफ्लेक्टेड लाइट की मदद से जो इमेज लेते हैं और ट्रांसमिटेड लाइट की मदद से जो इमेज लेते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जहाँ जहाँ ब्राइट है वहाँ ट्रांसमिटेड लाइट के केस में डार्क होगा। इसी तरह रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जहाँ जहाँ डार्क है ट्रांसमिटेड लाइट के केस में वहाँ ब्राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फेज एंगल ऑफ 180 डिग्रीज इक्विवेलेंट टू द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। ये मैंने चैप्टर नंबर 8 में भी आपको बताया था कि अगर पूरे एक साइकिल की बात की जाए तो पाथ होता है लैम्डा, ये इक्विवेलेंट होता है पूरे सर्कल के फेज़ के यानी 2 पाई फेज़ के। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पाई बच जाएगा। और पाई रेडियन को अगर डिग्री में लिखा जाए तो ये क्या होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। 9.7 Michelson interferometer. When one mirror of Michelson interferometer is moved through 0.5 millimeter, 2000 fringes are observed to shift. The wavelength of light used is, तो ये हमें L is equal to m lambda over 2, ये फॉर्मूला हमें पता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। जो उस मिरर को हम मूव करवाते हैं उस डिस्टेंस को L से जाहिर करते हैं। m क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को जाहिर कर रहा है जो शिफ्ट हो रही हैं, और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, वो किस तरह आएगा 2L डिवाइडेड बाई m। अब कितना डिस्टेंस उसने बताया है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर यानी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई m की जगह आ जाएगा 2000। तो m की जगह आ गया 2000, ये इससे कैंसिल हुआ 1000 पे, ये 1000 भी ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻7, ये यूनिट मीटर में आ रहा है, लेकिन उसने जो आंसर बताए हैं कुछ आंगस्ट्रॉम में भी हैं, तो हम ऐसा करते हैं इसको भी उस तरह लिख सकते हैं। अगर आप डेसिमल को मज़ीद 3 डिजिट राइट साइड पे लेके जाएं तो इसकी पावर मज़ीद 3 माइनस में बढ़ जाएगी, यानी -10 मीटर हो जाएगी, और ये किसके इक्वल होता है आंगस्ट्रॉम के। तो 5000 आंगस्ट्रॉम यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बीटा। द इक्वेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर अल्फ़ा, ये अभी अभी मैंने लिखी भी है। 3 में वो कह रहा है सेम क्वेश्चन है, 3 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, तो आप इसको भी इस तरह लिख लें, बीटा ऑप्शन। Diffraction of light, bending of light around the edges of obstacle in the same medium is diffraction. Diffraction is a special type of interference, क्योंकि diffraction का जो रिजल्ट है वो भी दो पार्ट्स को इंटरफेयर करके फिर ही ऑब्जर्व किया जाता है। बस डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि डायफ्रैक्शन के लिए कम से कम एक सोर्स ऑफ लाइट से भी काम चल जाता है, लेकिन इंटरफेरेंस के प्योर रिजल्ट के लिए कम से कम 2 सोर्सेज ऑफ लाइट्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ पिन होल टाइप ओपनिंग इट सीम्स टू स्प्रेड आउट, तो ये क्या है डायफ्रैक्शन है। लाइट जब किसी बारीक से सुराख से गुजरती है तो वो फैल जाती है, तो ये उसने डायफ्रैक्शन के बारे में आपसे पूछा है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से है जी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट, ये ग्रेटिंग एलिमेंट यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम L/N इस फार्मूला से फाइंड करते हैं। इसमें L क्या है पूरी प्लेट की लेंथ, और N क्या है N क्या है नंबर ऑफ लाइंस। ये फ़र्ज़ करें पूरी ग्लास की प्लेट है, उसकी लेंथ L है, इस पे जो नंबर ऑफ लाइंस हमने लगाई हुई हैं फ़र्ज़ करें वो N है, तो 2 कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो आपके पास आ जाएगा D, जिसे ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट इज़। तो सबसे पहले आप देखें नंबर ऑफ लाइंस हैं आपके पास 5000 पर सेंटीमीटर। अगर मैं इसको पर मीटर के लिए कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, या चलें ऐसा करते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट का हमें फॉर्मूला पता है L/N, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं L 1 मीटर है, तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/n और इसका यूनिट आ जाएगा मीटर में। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ लाइंस गिवन है उनको मैं उल्टा दूंगा तो मेरे पास ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं इसको उल्टाते हैं तो मेरे पास ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा, उल्टाएंगे तो बनेगा 1/5000, लेकिन अब चूंकि ये पर सेंटीमीटर के मुताबिक था इसलिए इस वक्त जो मुझे
डी का आंसर मिला है वो सेंटीमीटर में मिला है। ये बन जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ सेंटीमीटर। अब देखते हैं आंसर किस शक्ल में गिवन है। आंसर जो है वो भी इसी शक्ल में गिवन है लेकिन मीटर में गिवन है। तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। 1 सेंटी कितने के इक्वल होता है -2 के, तो सेंटी को ख़त्म किया तो वो मीटर बन गया 2 × 10⁻⁶ मीटर। नाउ दिस इज़ द करेक्ट आंसर अल्फ़ा। डेटिंग एलिमेंट ऑफ ग्रेटिंग प्लेट कंटेनिंग 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसने क्या बताया है 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, यानी नंबर ऑफ लाइन्स हैं 2000 पर सेंटीमीटर। आप ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए इनको उल्टा देंगे, यूनिट सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि इस वक्त सेंटीमीटर वाला गिवन है। 1/2000 सेंटीमीटर, 1/2 × 10⁻³ सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻⁵ मीटर, क्योंकि सेंटी के 10⁻² उसमें शामिल हो गए। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 5 का डेसिमल राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर मज़ीद एक माइनस में बढ़ जाएगी। तो ये 5 × 10⁻⁶ जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁶ मीटर। अब उसने मिलीमीटर में आंसर लिखा हुआ है तो जो -3 पावर है उसे अंदर शामिल कर लें। ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻3, -3 को अलग कर लिया, ये मिलीमीटर बन गया। और इसकी माइनस वाली पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे इस तरह से 0.005 × 10⁻³ मीटर, 0.005 मिलीमीटर। ये आपका आंसर बन जाएगा, यानी चार्ली। 9.11 जो टॉपिक है इसमें वो कह रहे था इक्वेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये ब्रैग्स इक्वेशन है, ये एक्सरे डायफ्रैक्शन में हम डेराइव करते हैं। द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, जो एक्सरे डायफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस आता है क्रिस्टल्स का वो 2d sin थीटा आता है। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर, 1 आंगस्ट्रॉम यूनिट में होती है। 1 आंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻10 मीटर, वही वाली बात। 9.12 जो आखिरी टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, पोलराइजेशन, विच फिनोमिना प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये पोलराइजेशन है, क्योंकि पोलराइजेशन जो है ये ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी को बताती है। पोलराइजेशन में बेसिकली हम ऐसी वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं जिनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर हों। साउंड वेव्स जो हैं उनको पोलराइज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट इज़ एविडेंट फ्रॉम पोलराइज लाइट, ट्रांसवर्स नेचर। लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को इसी वजह से हम कहते हैं कि हम प्रूव कर दिया है हमने। किस वजह से प्रूव किया है? क्योंकि लाइट वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। लाइट ग्लेयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पोलराइड सन ग्लासेस। It is possible to distinguish between transverse and longitudinal waves by the property of polarization. Longitudinal waves do not exhibit polarization. Longitudinal waves do not show polarization. Same question बार बार repeat हो रहे हैं. The process of confining the beam of light in one plane of vibration is polarization. ये polarization की definition है. ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये हमें क्या बताती है? किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में। जितना ज़्यादा वो सॉल्यूशन लाइट को रोटेट करे, लाइट की प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट करे, हम कहते हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट असल में क्या होती है कि जब लाइट, हम जानते हैं 7 वेवलेंथ्स पे मुश्तमिल है जो वाइट लाइट, सन लाइट जो हमारे पास आ रही है, तो जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो एटमॉस्फेयर में डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, गैस जो एयर है उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब लाइट आती है इसके अंदर टोटल 7 कलर्स होते हैं। ये पहले आके इनके साथ जब टकराती है तो पहले एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद जब लाइट एमिट होती है ना तो फिर कुछ कलर्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्कैटरिंग। अब होता यह है कि ब्लू कलर अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्कैटर होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी 6 कलर्स। तो इसलिए जो स्काई है, जो आसमान है, वो हमें ब्लू कलर का नज़र आता है। इसमें हम ये भी कहते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो फिर स्काई ने कैसा नज़र आना था। ज़ाहिर बात है अगर एटमॉस्फेयर ना होता
तो फिर स्कैटरिंग का फिनोमिना नहीं था होना, और फिर स्काई ने हमें ब्लैक नज़र आना था, जैसे स्पेस में हमें कलर नज़र आता है। अगर हम स्पेस में जाएं जहाँ वैक्यूम है, जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो भी हमें ब्लैक नज़र आता है। वो ब्लैक क्यों नज़र आता है? क्योंकि वहाँ भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है स्कैटरिंग करने के लिए, इसलिए सनलाइट स्कैटर नहीं होती और हमें कोई कलर नहीं दिखाती। ठीक है जी। ये था आज का ये सारा लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर 9 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस किया है। मैं एक नज़र आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद ये अगली स्क्रीनशॉट, और उसके बाद ये, और उसके बाद फाइनली ये हमारा पोर्शन। तो चलें, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।